गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहिए क्या हाल चाल है, आप लोग सब ठीक हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज जो है आपके सामने एक मैं दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, आवर्त सारणी। इस पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आदमी जो है बड़ी फंसते हैं, इसमें दिक्कत होता है इसको समझने में। तो यही पीरियोडिक टेबल, ये आवर्त सारणी को थोड़ा सा मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि ये आवर्त सारणी क्या है। ऐसे देखिएगा तो ये आवर्त सारणी कुछ भी नहीं है। एक जो है जैसे 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 पीरियोडिक टेबल का जो है अभी देखते हैं विकास हुआ है धीरे धीरे करके, ये एक तरह से कुछ नहीं है। ये जितने भी एलिमेंट ज़्यादा हो गया था उन सभी को सजाने का एक जगह जो है प्रदान किया है, उन सभी को सजा के सिर्फ उस जगह में फिट कर दिया गया। पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसको क्या करते हैं कि उसको इस तरह से रखते हैं ताकि बाद में जो है कोई दिक्कत ना हो। तो उसी तरह से सभी एलिमेंट्स को सजा दिया गया है। उसी चीज़ को जो है अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, उसी जो है थोड़ा आसानी हो रहा है उसको पढ़ने में, ताकि जो है पीरियोडिक टेबल बना गया है। नहीं तो इतने तत्व खोज हो गए हैं कि उसको अगर एक बारी बारी से पढ़ते तो बहुत टाइम लग जाता। तो उसी सभी चीज़ों को देखते हुए कई सारे वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल तो बहुत पहले से जो है बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जब जो है लगभग 21 तत्व स्टार्ट थे, उससे भी कम थे, तभी से स्टार्ट किए। स्टार्ट करने का क्या कारण था कि जब उतने तत्व में जब सभी को दिक्कत हो रहा था सबका करेक्टर गुण जानने के लिए, तो अभी जैसे 118 हो गया था, अभी तो बहुत और दिक्कत हो जाती। तो उसी लिए जो है पीरियोडिक टेबल का विकास किया गया है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो दुकानदार को भी आप देख सकते हैं कि जो अपने जो है दुकान में अलग अलग प्रकार के सामान अलग अलग जगह रखते हैं। क्योंकि अगर वो उनसे अगर उस ढंग का नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि क्या कि जब आप किसी चीज़ को खरीदने जाइएगा उनको कहिएगा, तो अगर उसका जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रहेगा तो उसको बड़ी परेशानी होती है उसको निकालने में। तो उसी तरह से जो है पीरियोडिक टेबल का विकास किया गया ताकि कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल, ताकि आसानी से हम समझे। ये एक तरह का कहानी है, आप लोग सिर्फ इसको सुनिए, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगी। ये कुछ जो है पढ़ने का चीज़ इसमें, ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, इसमें डायरेक्ट आपको याद होगी। ये पीरियोडिक टेबल जो है हम कैसे जो है शुरू में तो जितने भी साइंटिस्ट आए हैं इसको बनाने के लिए आवर्त सारणी को, पहले वो देखेंगे। उसके बाद जो है इस जो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कौन सी कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए पहले साइंटिस्ट को देख लेते हैं कौन से वैज्ञानिक ने अपना इस आवर्त सारणी को बनाने में क्या वो अपना मत दिए हैं या क्या वो किए हैं, उसके योगदान को थोड़ा देखते हैं। तो इसको योगदान को देखने में आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है अगर देखिएगा तो कई सारे किताब में तो डोब्राइनर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन देखिएगा तो आप बढ़िया से अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले जो है बर्जीलियस साहब ने ही सबसे पहले स्टार्ट किए थे, ये आवर्त सारणी को सजाने का काम किए थे। ये बर्जीलियस साहब क्या किए थे उस टाइम तो बहुत कम ही एलिमेंट्स खोजे गए थे, उसी टाइम ये सजाने के काम किए थे बर्जीलियस साहब जो किए क्या थे उसके योगदान को सिर्फ कहानी के तौर पे आप सुनिए, आपको सारा याद हो जाएगा। उसके बाद जो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा, उससे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आसानी से आप बना सकते हैं। ये बर्जीलियस साहब क्या किए थे कि उस टाइम जितने भी एलिमेंट खोजा गया था उसको सिर्फ जो इन्होंने दो भागों में बांट दिया। क्या बोले थे कि एक तो धातु होते हैं और दूसरा जो है अधातु होते हैं। इनका कहना था कि जितने भी अभी तक एलिमेंट है उनमें से एक धातु है और दूसरा अधातु ही। ये धातु अधातु क्या है इसको भी अपना देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि उन्होंने जो बर्जीलियस साहब ने जो बताए थे सबसे पहले कोशिश किए थे पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो ये बोले थे एक धातु है और दूसरा अधातु है। तो उसके बाद जो है जब उपधातु जो है आना स्टार्ट हुआ, आप जानते हैं कि उपधातु भी पीरियोडिक टेबल में, जब उपधातु का खोज किया गया तो बर्जीलियस साहब जो है, कई सारे आदमी मान लीजिए बर्जीलियस साहब ने अगर कहे होंगे कि धातु और अधातु ही तत्व है, तो कोई आदमी जाके जब उपधातु मिला होगा पूछा होगा बर्जीलियस साहब की, साहब जब इस आप जो है धातु अधातु करें तो फिर उपधातु को कहाँ से रखेंगे, तब बर्जीलियस साहब जो है फंस गए। तो उस टाइम जो है इनका इतना ही मत था, बस इसके ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल पाए। तब इसके बाद जो है दूसरा एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था प्राउस्ट साहब आए थे। ये प्राउस्ट साहब ने क्या बोले थे, ये प्राउस्ट साहब बोले थे इनके बाद जब इनका जो है अपना खत्म हो गया तब प्राउस्ट साहब भी कोशिश किए थे पीरियोडिक टेबल बनाने का, कि सजाने का कोशिश करते हैं सभी एलिमेंट्स। तब प्राउस्ट साहब ने बोले थे कि सभी तत्व जो होते हैं
सभी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये बात वो बोले थे। जब आप सोचिए सभी जब हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे तो सभी का जो है इसका मतलब ये होगा हाइड्रोजन का जो है सॉरी ये हाइड्रोजन से अगर मिलकर बने होंगे तो ये हाइड्रोजन का तो वन होता है, यानी ये परमाणु क्रमांक कहलाता है, ये कहलाता है इसका परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर कोई एक्स एटम है तो इसका ये जेड जो होता है, ये यहाँ जो जेड जो होता है जेड इसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, और ये जो है ए ये परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ वही लिखे हैं यहाँ पे कि 1 और 1 यानी ये परमाणु क्रमांक 1 ये 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी का जो है जितना भी होगा परमाणु द्रव्यमान की बात कीजिएगा निकालने का तो सबका जो है लगभग में आना चाहिए पूर्णांक के रूप, यानी 35 36 चाहे कुछ भी 20। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ जो है एलिमेंट्स ऐसा है जिसका जो है परमाणु द्रव्यमान पॉइंट में चलेगा। जैसे आप क्लोरीन को ही लीजिएगा तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान आप जानते हैं कि 35.5 होता है। तो यहाँ भी उनको आदमी ने फंसा लिया कि जब आप कह रहे हैं सभी हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं तो फिर ये कहाँ से आ गया, तो ये भी यहीं पे इनका खत्म हो गया। ये एक तरह का कहानी है, आप सुनते जाइए आपको सारा चीज याद हो जाएगा। तो ये दोनों साहब जो है फिर इनका दोनों का बर्जिलियस है और प्राउस्ट का जो है खत्म हो गया। अगर बाय चांस अगर ऑप्शन में आपको आएगा तो आप पहले बर्जिलियस अगर दिए होंगे तो बर्जिलियस ही लगा सकते हैं, नहीं होगा तो फिर आप जो है डोब्रेनर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बर्जिलियस या प्राउस्ट कोई ऑप्शन आएगा तो इसको भी आप लगाएंगे। तो चलिए अब इनके बाद का कहानी जानते हैं। इनके बाद का कहानी जो है कई सारे बुक आपके जो एनसीईआरटी बुक देखिएगा क्लास 10th का, तो आपके क्लास 10th में जो है ये बर्जिलियस और प्राउस्ट का चर्चा नहीं किए हैं, वो सिर्फ ये बता दिए हैं कि जो है डोब्रेनर साहब से पहले ही कुछ जो है साइंटिस्ट ने धातु अधातु में उनको वर्गीकृत किया था। तो ये आप जो है उसमें देख सकते हैं। अब जो है जब डोब्रेनर साहब आए तो वहां से देखते हैं कि डोब्रेनर साहब ने जो है क्या ये मत दिए थे, इन्होंने क्या जो है मत दिए। अब जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये पोर्शन सिर्फ जो आपको ध्यान रखने का है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ याद रखने वाला है। ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बाद में परेशानी हो जाती है, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं। अब जो है इससे भी और मजेदार कहानी जो है अब जो है आपको देखने को मिलेगा। 1817 में जो है लगभग 1817 में डोब्रेनर साहब ने इन दोनों के बाद जो है डोब्रेनर साहब ने फिर से जो है पीरियोडिक टेबल को बनाने का कोशिश किए। डोब्रेनर साहब जब पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश किए थे तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने जो है एक ही ग्रुप के 3-3 एलिमेंट्स को लिए। डोब्रेनर साहब क्या किए कि एक ही ग्रुप के 3-3 एलिमेंट लिए। इन्होंने जो है डोब्रेनर साहब ये अपना जो है त्रिक नियम दिए थे, त्रिक नियम, डोब्रेनर का त्रिक नियम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखिएगा कि डोब्रेनर साहब का जो है त्रिक नियम जो है दिया जाता है, मतलब कभी कभी देता है कि किसने जो है ट्राइड नियम दिए थे, तो डोब्रेनर साहब ने ट्राइड नियम दिए थे। ये त्रिक नियम क्या है, ये त्रिक नियम में दिए थे कि अगर एक ग्रुप से, इन्होंने बोले थे कि एक ग्रुप से 3-3 एलिमेंट्स को हम लेंगे, एक ग्रुप से 3-3 एलिमेंट्स को लेंगे तो पहले और तीसरे का एवरेज जो निकालेंगे, यानी एक ग्रुप से मान लीजिए कि ए बी सी, एक ग्रुप का ये तीनों लिए हैं, तो इनका कहना था कि ए और सी का परमाणु द्रव्यमान, ए और सी का परमाणु द्रव्यमान जो होगा उनका औसत निकालेंगे तो ये बी का जो है परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। इनका कहना था कि ए और सी का औसत परमाणु द्रव्यमान जो है बी के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इस तरह से इन्होंने कई सारे ग्रुप में ऐसा करके दिखाने का कोशिश की। उसका एग्जाम्पल पूछे लिए कभी जाते हैं कि जो है जो डोब्रेनर साहब जो त्रिक नियम दिए इनमें से कौन सा त्रिक नियम नहीं है या कौन सा है, तो उसको देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा त्रिक नियम दिए। जो आपके किताब में है, बुक में है, उसको जो है एक्सप्लेन करते, उसको आपको याद भी रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। इन्होंने इसमें दिए थे, एक तो उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटासियम को लिए, और दूसरा देखिएगा तो कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम को लिए। उसके बाद तीसरा जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी पर इन्होंने इस तरह का करके दिखाए थे। इन्होंने दिखाए थे कि लिथियम का जो है, लिथियम का यानी लिथियम आप जानते हैं कि लिथियम जो है 3 और 7 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु द्रव्यमान 7। पोटासियम को देखिएगा तो पोटासियम जो है ये 19 और 39 होता है, और सोडियम का देखिएगा तो 11 और 23 होता है। इन्होंने क्या किया, सभी परमाणु द्रव्यमान की यानी इसका मतलब लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान, ये सभी अपना जो है उस टाइम परमाणु द्रव्यमान पे ही सारा काम कर रहे थे। जितने भी साइंटिस्ट शुरू में थे सभी परमाणु द्रव्यमान पे काम कर रहे थे। इन्होंने बताया
कि जो है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत आप निकालिएगा तो ये सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। इन्होंने ऐसा करके दिखाया, तो देखते हैं अपना होता है कि नहीं। तो 39 + 7 बटे 2 यानी 46/2 यानी 23। तो सही में इस तरह का हो रहा था, तो इनका तो कॉन्सेप्ट सही हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने इनको जो है लगने लगा कि इनका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो है जानते हैं कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं। इन्हीं में से किसी लोग ने क्या किए, इनको बोले कि जब आप जो है कह रहे हैं कि ऐसा होता है, तो चलिए एक जो है एग्जाम्पल हम देते हैं, आप उसमें बताइए लगा के कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सभी में भी आप जब लगाइएगा देखिएगा कि आपका पुर जाएगा। जैसे आप देखिएगा कि कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, इसका एवरेज परमाणु द्रव्यमान और इसका परमाणु द्रव्यमान दोनों को जब आप निकालिएगा तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान के लगभग में बराबर आ जाता है। क्लोरीन का भी निकालिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी कीजिएगा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान दोनों का औसत जब निकालिएगा तो ब्रोमीन के लगभग बराबर आ जाएगा। तो फिर ये फंसे कहाँ थे, इनको फंसाया कहाँ गया था। इनको तो लगा था हम सही जा रहे हैं, लेकिन इनको मान लीजिए कि इनको लग रहा था अपने अनुसार हम सही, लेकिन इनको फंसा लिया गया। फंसा कैसे लिया गया कि इनको जो है बोला गया कि आप जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को करके बताइए। इसमें जो आप एवरेज निकाल के बताइए जो है नाइट्रोजन और आर्सेनिक का जो एवरेज फॉस्फोरस के बराबर होगा। तब जो है जैसे आप देखिएगा नाइट्रोजन का जो है नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है। इसका देखिएगा आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का 75 होता है। आर्सेनिक का जब 75 होता है तो इसमें जो है ये फंस गए थे। ये क्या किए, जब 14 + 75/2 किए तो इनका जो है ये फॉस्फोरस का होता है 31, लेकिन ये फंस गए। फंस कैसे गए कि 14 + 75 को आप भी जोड़िएगा तो ये लगभग में जो है आपका 89/2 यानी कम से कम जो है 44.5 आएगा। तो इन्होंने देखा कि 44.5 आ रहा है, ये 31 आ रहा है, तो यहीं पे ये गए थे फंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी जो है इनको फंसा लिया गया। ये समझिए एक तरह से कहानी है कि आदमी जो है कहाँ फंसा लिया उनको, यहाँ। इनको तो लग रहा था कि हम सही हैं, लेकिन फंस गए यहाँ। तो ये इनके बाद जो है इन्होंने फिर कुछ सोचना भी नहीं चाहा। इनको लग गया कि जो है अब जो है हम यहाँ फेल हो गए हैं। तो यही क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि डोब्राइनर का अतिरिक्त जो है कहाँ पे वह फेल हो गए थे। तो इस सब बातें का आपको याद रखना है कि कहाँ फेल हो गए हैं। बात रह गया ये सभी का, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस किस पे लागू होता है। तो आपको जो है एक कहानी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि किस किस पे इसको कैसे याद करेंगे। ये तीनों आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, तो इसको कहानी के माध्यम से बताते हैं कि इसको जो है कैसे याद करेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो आपको याद रखना है, एक कहानी बता रहे हैं। लिनक नाम का एक जो है लिनक नाम का एक लड़का जो है, मान लीजिए कि ये लिनक नाम का एक लड़का था जो अपने बाप से मांग रहा था कार और सफारी। ऐसे आपको याद रखना है, लिनक नाम का लड़का अपने बाप से मांग रहा था कार और सफारी। ये अपने बाप से मांग रहा था। कौन? लिनक नाम का लड़का। तो इसके बाप ने कहा कि जो है कल भर आई। मतलब इनका मतलब कहने का हुआ कि कहीं उसका बाप जा रहे थे, बोले कि जो कल भर आई, मतलब कल भर रुको, मैं कल भर जो है आ रहा हूँ वापिस। तो इसीलिए ये बोला कि कल भर आई। इस तरह से आप कर सकते हैं कि लिनक नाम का लड़का ने कार सफारी मांगा किससे? अपने बाप से। तो उसका बाप ने कहा कल भर आई। इस तरह से ये तीनों आपको याद हो जाएगा। और वो फंसे कहाँ थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो डोब्राइनर साहब का यहीं पे इनका खत्म हो गया। तो डोब्राइनर साहब के बाद अब जो साइंटिस्ट आए उन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के ही लेके चले थे, परमाणु द्रव्यमान को लेके चले और आगे जो है पीरियोडिक टेबल को बनाने का कोशिश किए। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो आए वो क्या किए, सिर्फ एक कहानी है ये सब, आपको जो है सिर्फ याद करने के लिए मैं एक कहानी के रूप में आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो आप थोड़ा सा इसको कहानी के रूप में सुनिए, एकदम हमको विश्वास है कि कंप्लीटली आपको याद होगा, फिक्स है। इसलिए आप ध्यान से थोड़ा सा, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन बिना याद किए बन नहीं सकता। ये समझिए एक तरह का हिस्ट्री है, बिना याद किए नहीं हो सकता है। अब जो है अगला साइंटिस्ट जो आए वो आए थे डोब्राइनर साहब के बाद। जबकि ये आप देखिएगा तो डोब्राइनर साहब ने 1817 से लेके 1829 तक जो है सर्च करने के बाद उस तरह का नियम दिए, तब भी ये बेचारा फेल कर गए। अब इसी के क्रम में दूसरा जो साइंटिस्ट आए थे वो थे न्यूलैंड्स साहब।
न्यूलैंड्स साहब को देखिएगा, तो इन्होंने जो है अपना अष्टक सिद्धांत दिए थे, अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स साहब ने अष्टक सिद्धांत दिए। अब देखिए इनको लगा था कि डोब्राइनर साहब हमसे पहले फेल है, तो हम कुछ नया करने का काम करते हैं। ये भी परमाणु द्रव्यमान पे ही रिलेटेड थे, परमाणु द्रव्यमान से ही संबंधित बात बोले थे। इन्होंने क्या बोले थे कि ये बोले थे कि जब हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब हम तत्वों को सजाते हैं, तो जो है पहले तत्व जो है 8वें तत्व के गुण से मिलता है। इनका कहना था कि ऐसे तो बात क्या है कि न्यूलैंड्स जब वो अपना कर रहे थे, जब क्या कर रहे थे, ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तब तक लगभग में जो है 56 तत्व जो है खोज हो चुके थे, 56 तत्व खोज हो चुके थे। अब 56 तत्व खोज हो चुके थे, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, उसको आपको बताते हैं। इनका जो है पहला तत्व जो था उस टाइम, पहला तत्व था, ये पूछता है कि पहला तत्व हाइड्रोजन था, और अंतिम जो है 56वां तत्व था, ये 56वां तत्व की बात कीजिएगा, 56वां तत्व जो था वो था थोरियम। इसको याद रखना है। न्यूलैंड्स के टाइम में पहला तत्व जो था हाइड्रोजन था, 56वां तत्व थोरियम था। ये अपना जो है स्टार्ट किए थे 1866 ईस्वी में। ये बोले क्या थे कि हमारे अष्टक सिद्धांत दिए थे, ये बोले थे कि जो है पहला तत्व जो है, पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर जो है, 8वें तत्व जो है 8वें तत्व के बराबर गुण को दर्शाता है। मतलब पहला तत्व 8वें के बराबर गुण दर्शाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि सारे गमा पाधा निशा में जो है, सारे गमा पाधा निशा जब लिखते हैं, सारे गमा पा धा नी, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब फिर से अगर सा लिखते हैं तो 8वां। इस तरह से इसका कहना था, जिस तरह से ये पहला जो है 8वां जो है गुण इसका मिलता है, उसी तरह ये बोले थे कि हमारा जो है पहला तत्व जो है 8वें तत्व के बराबर मिलता है। तो इन्होंने जो सजाए थे उसको देखिएगा, तो उन्होंने क्या सजाए थे उसको देखते हैं। इसको याद रखना है, हाइड्रोजन और थोरियम को। 56वें तत्व उनका थोरियम था। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से स्टार्ट किए, हाइड्रोजन से स्टार्ट किए, हाइड्रोजन एक, उसके बाद देखिएगा तो हीलियम जो आप जो है, हाइड्रोजन के बाद इनका हीलियम, लेकिन हीलियम उस टाइम खोज नहीं हुआ था, इनर्ट गैस का खोज नहीं था। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद लिए थे फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फिर नियन का खोज नहीं हुआ था, तो नियन क्योंकि निष्क्रिय गैस है, तो आया था सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन। उसके बाद फिर जो है क्लोरीन आर्गन का खोज हुआ नहीं था, तो क्लोरीन के बाद जो है पोटासियम, उसके बाद कैल्शियम। यहाँ तक इन्होंने सजाए थे। तो उसके बाद जो है जो भी तथ्य उन्होंने क्या किए थे कि कोबाल्ट और निकेल, ये दोनों को जो है इसमें फ्लोरीन क्लोरीन वाले में रख दिए थे। और इसके बाद देखिएगा आप कि इन्होंने जो है कैल्शियम तक इनका सही रहा था, इनका कैल्शियम तक ये सही किए थे। न्यूलैंड्स का अष्टक रूल, ये पूछा भी जाता है कि इनका जो अष्टक सिद्धांत कहाँ तक सही रहा था, तो कैल्शियम तक ही सीमित था, कैल्शियम तक ही सीमित था। उसके बाद जो ये फेल हो गए थे। कैल्शियम के बाद जब स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम आप जो देखते हैं, ये डी ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद यहाँ इनका जो अष्टक सिद्धांत काम नहीं करने लगा, क्योंकि डी ब्लॉक में तत्वों के बीच में 8-8 के अंतर में परमाणु गुण आपस में नहीं मिलने लगे, तो ये यहाँ पे जो है फेल हो गए थे। इनको भी आदमी ने फंसा लिया कि जब जो है डी ब्लॉक को आप करके दिखाइए, जब आप यहाँ कह रहे हैं हमको कि जो है पहला तत्व 8वें के बराबर है, तो डी ब्लॉक कीजिए, तो ये जो है बेचारा फंस गए। दूसरा देखिएगा तो ये जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब सजाए थे, बढ़ते क्रम में, तो यहाँ देखिएगा कोबाल्ट और निकेल में, कोबाल्ट और निकेल में देखिएगा तो कोबाल्ट का होता है 58.9। उसके बाद निकेल का देखिएगा तो निकेल का जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसका होता है 58.67। तो इसमें इन्होंने देखा कि इनको देखा नहीं, इनको जो है मान लीजिए कि दिखाया गया कि आप जो कह रहे हैं कि हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, तो आप यहाँ ये बताइए कि कोबाल्ट और निकेल में फिर क्या हो रहा है आपका। आप तो यहाँ कोबाल्ट को पहले लिख रहे हैं, निकेल को बाद में लिख रहे हैं, जबकि कोबाल्ट का 58.9 है और निकेल का 58.67 है। तो यहाँ वो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि इनके पास अब बोलने को कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से न्यूलैंड्स शायद भी फेल कर गए थे। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा यही जाता है। दूसरा फेल करने का और भी कई कारण थे
कि ये जो है ये बोले थे कि अब तक जो है केवल 56 ही तत्व हैं और इतने ही रहेंगे, 56 से ज़्यादा तत्व खोजे नहीं जाएंगे, इनका कहना था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जो इनके बाद जब मेंडलीफ आए थे उस टाइम में 63 हो गए, अभी तो अब 118 हो गए। तो इनका कहना यहाँ भी गलत हो गया था कि 56 तत्व हैं। उसके बाद कोबाल्ट निकेल की जगह इनका गलत हो गया था। उसके बाद क्या किए कि फेरस को जो है लोहा को रखना चाहिए कोबाल्ट निकेल के साथ, तो लोहा को जो है अलग रखा, मतलब समान प्रकार के गुण दर्शाने वाले तत्वों को और समान मतलब तरीके से इन्होंने सजा दिए। तो इस तरह से न्यूलैंड साहब का भी मतलब जो बना रहे थे वो इनका भी फेल कर गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो भी साइंटिस्ट आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां आती जा रही है। तो इस तरह से ये भी फेल कर गए। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो है मेंडलीफ साहब। ये न्यूलैंड साहब जो है ये अंग्रेज थे, इसको आपको ध्यान रखना, ये अंग्रेज थे। इससे पहले जो डोब्राइनर साहब आए थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। इनका कार्यकाल चल रहा था 1866 ईस्वी में। अब जो आए हैं मेंडलीफ साहब वो क्या किए उसको देखते हैं। एक तरह से बिल्कुल कहानी की तरह आप सुनिए, आपको कंप्लीटली सब याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही कि जो है न्यूलैंड्स का जो है अष्टक नियम कहाँ तक सीमित था, तो कैल्शियम तक। इस ढंग का क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब जब मेंडलीफ साहब आए तो मेंडलीफ साहब ने क्या किया, मेंडलीफ साहब भी जो है परमाणु जो है मेंडलीफ साहब भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही सजाना स्टार्ट किए, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही सजाना स्टार्ट किए। जब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाना ये भी स्टार्ट किए तो कई सारे तत्वों के उन्होंने एकदम सही तरीके से सजाए थे। तो हुआ क्या इनके साथ, कई सारे तत्वों को सजाने के बाद जो है ये जो है परमाणु द्रव्यमान के ऑर्डर में बिल्कुल सजाए, लेकिन इनका जो है आप देखिएगा तो ये बहुत हद तक जो है सही काम किए। और उन्होंने उस ढंग का भी बात बताया कि जो तत्व अभी नहीं खोजा गया है तो उनके लिए ये जगह भी छोड़ दिए थे कई सारे। तो जिनमें जो जगह छोड़े थे मेनली उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था और जो है इन्होंने क्या किया कि कई सारे जगह खोजे थे और निष्क्रिय गैस जो उस टाइम खोजा नहीं गया था उनके लिए भी जगह छोड़ गए, जो कि डायरेक्ट जो है जो इनके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी जो पढ़ते हैं आवर्त सारणी उसमें जो है बिना कुछ इधर उधर किए जो है उसको उसी ग्रुप में रख दिया गया। इसीलिए मेंडलीफ साहब का जो है थोड़ा सा मतलब हो गया क्या, जो मेंडलीफ साहब ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिए। इसीलिए जो है मेंडलीफ साहब को जो है आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। आवर्त सारणी का पिता कहे जाने का कारण वही सब है क्योंकि इन्होंने जो अनुमान लगाया तत्वों के बारे में तो वो सभी तत्व जो है अनुमान लगा के जो छोड़े थे वो सभी सही पाए गए। दूसरी बात तीसरी बात ये क्या था कि इन्होंने निष्क्रिय गैस का एक ग्रुप जो है अलग बना के छोड़ दिए थे, जिनको लग गया था कि कोई मतलब भविष्य में ऐसे तत्व जो हैं वो आएंगे। ये न्यूलैंड्स की तरफ ये नहीं बोले थे कि अब जो है 56 तत्व ही जो है मतलब टोटल हैं, इनसे ज़्यादा नहीं खोजा जाएगा, जबकि इनके टाइम में 56 के टाइम में 63 तत्व हो गए थे। तो ये तो समझ ही गए थे कि न्यूलैंड्स 56 ही कर रहा था, मेरे से 63 हो गया, हो सकता है भविष्य में और भी आ सकता है। तो ये जो है इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले। इनको जहाँ समझ में आया वहाँ काम किए, नहीं समझ में आया इन्होंने क्या किए जगह छोड़ दिया। जगह जो छोड़ा था उससे भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो है जगह छोड़ा था उससे क्वेश्चन, जैसे जगह जो छोड़ा था उसका नाम उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के अनुसार रखे थे। जैसे इन्होंने छोड़ा था एक्का बोरोन, एक्का बोरोन। उसके बाद देखिएगा एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। उसके बाद देखिएगा तो एक्का जो है मैग्नीज, एक्का मैग्नीज। तो इन्होंने जो इस तरह का बात जो छोड़े थे तो उस तरह का जो छोड़े थे उसको भी ध्यान रखना है। तो एक्का बोरोन जो छोड़े थे उसमें कौन था, एक्का बोरोन में आपका स्कैंडियम था, यानी स्कैंडियम 21 वाला। एक्का सिलिकॉन की बात कीजिएगा तो एक्का सिलिकॉन जो था वो जर्मेनियम था, जर्मेनियम एक्का सिलिकॉन। और एक्का मैग्नीज की बात कीजिएगा तो वो आपका टेक्नीशियम था। उसके बाद एक्का एक और छोड़े थे, एक्का जो है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, इसमें जो आपका गैलियम है। तो आप इसको जो है याद रखिएगा कि एक्का बोरोन जो है स्कैंडियम है, एक्का सिलिकॉन जो है जर्मेनियम है, एक्का मैग्नीज जो है टेक्नीशियम है, एक्का एल्युमिनियम जो है गैलियम है। ऐसे ये सभी आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब पी ब्लॉक में जाइएगा देखिएगा सिलिकॉन के नीचे जस्ट जर्मेनियम ही है, सिलिकॉन के नीचे जब पी ब्लॉक में देखिएगा तो जर्मेनियम है और एल्युमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम ही है।
बात रह गया मैग्नीज को याद करने का, बोरोन को याद करने के लिए। तो मैग्नीज और बोरोन को याद करने के लिए आप याद करने के सिर्फ व्यूज आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से BSc याद रख सकते हैं। BSc जैसे इंटर को BSc कहा जाता है, तो आप यहाँ से BSc जो है याद रख सकते हैं। इंटर नहीं सॉरी ग्रेजुएशन को BSc कहा जाता है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो है बोरोन स्कैंडियम Sc। इस तरह से एक आपको याद रखने के लिए बताया गया। और मैग्नीज को देखिएगा तो मैग्नीज जैसे होता है Mn, तो आप यहाँ से Tc जो है करके मन तक याद रख सकते हैं, मन तक। यानी आप इसको याद रखना जरूरी है। ये मेंडलीव के द्वारा जो दिया गया है, ये पूछते जाते हैं कि एक का बोरोन जो मेंडलीव छोड़े थे वो कौन था, स्कैंडियम। एक का सिलिकॉन जो छोड़े थे वो कौन था, जर्मेनियम। एक का मैग्नीज था वो टेक्नीशियम। एक का एल्युमिनियम था वो गैलियम। तो ये सभी तो इसके नीचे ही जस्ट ये याद हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना ये और ये इस तरह से। और जो है उसके बाद अब जो ये सब तो इनका तो मतलब इनका जो था ये सब तो सही बातें इन्होंने जो दिए थे उस पर जो भविष्यवाणी किए थे वो थक थे। तो इन्हें फंसे कहाँ थे, ये फंसे थे जब जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक का मतलब पता चला। तो ये समस्थानिक अब क्या होता है, देखिएगा कि समस्थानिक जो होता है यानी उसका परमाणु क्रमांक सेम रहता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। देखिएगा जब जो है ये समस्थानिक, इनका फंसने का कहाँ कारण था उससे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। अगर 4 ऑप्शन देख के पूछ ले तो वो भी आपको याद रखना था, उसको ध्यान रखना है। तो उसमें देखते हैं कि ये क्या किए कि इनको कहाँ फंसाया गया। ये फंस गए थे जब हाइड्रोजन के समस्थानिक का बात हुआ। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये ड्यूटेरियम को ही कहते हैं भारी जल। तो यहाँ देखा गया कि सभी का परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग है। तो इनको जो है बोला गया कि अब जो है इसका सभी जो जब परमाणु क्रमांक सेम है तो सभी का जो है रासायनिक गुण भौतिक गुण सेम है, तो अब जो है आप इसको कैसे रखिएगा। तो इनका स्थान वो निर्धारित नहीं कर पाए थे, इनका स्थान नहीं बता पाए, इनका स्थान नहीं बताए जिनके कारण उनको फेल होना पड़ा। दूसरी बात देखिएगा ये जो है हाइड्रोजन के स्थान को नहीं बता पाए थे, हाइड्रोजन के स्थान को इन्होंने नहीं बताया। जो कि हाइड्रोजन को इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये पहले वर्ग से भी और जो है ये 17वें वर्ग यानी हेलोजन वाले 17वें वर्ग को हेलोजन कहते उससे भी मेल खाता था। तो ये नहीं बता पाए कि किस में रखे थे। एक इनका ड्रॉबैक ये भी हो गया था, यानी दोष जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष समझ सकते ये भी। एक तो इन्होंने हाइड्रोजन के समस्थानिक स्थान नहीं रख पाए थे और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का स्थान नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे। तो इस तरह से इनका भी देखिएगा तो ये भी मेंडलीव साहब भी धीरे धीरे इनका भी ऐसे तो इन्होंने बहुत हद तक काम किया, इसीलिए याद रखिएगा कि इनको जो है मतलब आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। आवर्त सारणी का पिता जो है कहा जाता है। लेकिन इनका जो है ये सभी नहीं कर पाए, कुछ हद तक सही किए थे इसीलिए इनको आवर्त सारणी का पिता मान लिया जाता है। और इनका जो है 1872 ईस्वी में 1869 में इन्होंने स्टार्ट किए थे, काम दिए थे। तो 1872 में इनका एक जो है प्रकाशन में जो है मतलब पत्र के ये क्या करते हैं समाचार पत्र में भी छपा था। तो इसके अनुसार जो इनको आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत हद तक सही किए थे। उस टाइम जो मेंडलीव किए थे उस टाइम जो था 7 आवर्त और 8 वर्ग था। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आपको याद रखना है, 7 आवर्त और 8 वर्ग। अब जो इसके बाद जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या है, उसको जो दिए हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद जो है अब जो अगला कॉन्सेप्ट होगा इसके बाद पढ़ेंगे। मेंडलीव साहब के बाद जो आए थे उसको थोड़ा सा देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल अभी जो हम पढ़ रहे थे उनको जो बनाए हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। ये सभी इससे पहले जितने भी कर रहे थे वो सभी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे ही कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो आए हैं मोजले साहब 1913 ईस्वी में, जो पीरियोडिक टेबल अभी अपना लोग पढ़ते हैं, जो मोजले साहब जो आए थे 1913 में, मोजले साहब इन्होंने क्या किए, इन्होंने देखे थे कि इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं, सभी जो है फंस रहे हैं। तो इन्होंने क्या किए, उस टाइम इनके टाइम में जो है उस टाइम परमाणु क्रमांक का खोज हो गया था। उस सब परमाणु क्रमांक पे दिमाग नहीं लगाए थे। इन्होंने जो है परमाणु क्रमांक के खोज होने के बाद जो है परमाणु क्रमांक पे दिमाग लगाने के बाद इनको पता चला कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इन्होंने ऑर्डर परमाणु क्रमांक के
यही क्वेश्चन आते हैं कि अभी जो आवर्त सारणी दिया गया वो किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक। इन्होंने परमाणु क्रमांक पे सभी को सजाया कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते ऑर्डर में सजाया, तो उन्होंने देखा कि जो है एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो इन्होंने जो इस तरह से जो है 7 जो है आवर्त तो 7 ही रहने दिए, लेकिन वर्ग जो है 18 वर्ग जो है इन्होंने इस तरह से दिए परमाणु क्रमांक पे सजा के। इससे क्वेश्चन आता है कि मोजले साहब जो है, मोजले साहब अगर इनसे क्वेश्चन क्या आएंगे, इससे क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि आधुनिक जो है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता आपका मोजले हो जाएंगे। ऐसे पूछेगा कि आवर्त सारणी का पिता कौन है, तो वो आपका मेंडलीव साहब हो जाएंगे। तो मेंडलीव साहब के समय आपको याद रखना है कि 7 आवर्त, और मेंडलीव साहब के समय देखिएगा 7 आवर्त और 8 वर्ग था। लेकिन इनके समय में देखिएगा इन्होंने परमाणु क्रमांक पे सजाया, तो इसके अनुसार जो है 7 आवर्त और 18 वर्ग हुए थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो ये इसी पीरियोडिक टेबल को अभी हम पढ़ते हैं जो मोजले साहब को दिया हुआ है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो अभी जो है आपको इससे थ्योरी पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी सबसे क्वेश्चन आएगा। आपको जो है इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो चलिए ठीक है, अब जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इसीलिए जो है यही खत्म करते हैं। अब जो पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको दूसरे पार्ट में आपको डाउनलोड करके जो है आपको हम चढ़ा देंगे। चलिए थैंक यू, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।